सकता है कि नई चीज आ जाए. What we are going to do today is basically to know about how RNN works as a forward propagation and the backward propagation also. लास्ट क्लास के अंदर हमने डिफरेंट चीज़ों को कैन से फोकस किया था जिसके ऊपर RNN कैसे काम कर रहा है, मतलब है क्यों, एंड व्हाई वी आर गोइंग टुवर्ड्स RNN एंड वेयर डज दिस RNN गो. फॉर एग्जांपल एक मैंने आपको बहुत ही सिंपल एक तरीका बताया था यूसेज दैट वाज सेंटिमेंट एनालिसिस, लेकिन स्टिल उसके ऊपर हम आगे काम करते हैं और मैंने आपको एक सिंपल टास्क भी प्रोवाइड किया था. टास्क तो खैर नहीं था, बस ये कहा था कि आप लोग पढ़कर आइएगा क्या होता है. तो आई होप आप लोग पढ़कर आए होंगे, अगर नहीं भी आए तो कोई इशू नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल हेयर वी कैन से दैट दिस इज आवर RNN. यहाँ पर आप इसको कह सकते हो कि मैं RNN यहाँ पर डिजाइन कर लेता हूँ. इसमें हमारे पास वन इनपुट और यहाँ से आपका आउटपुट आ जाता है. ठीक है, so this is basically your input and this is your output. अगर हम इसे फर्दर यू कैन से एक्सपैंड करते हैं तो हम इसे किस तरीके से देखते हैं. if I am going to expand it, तो ये आपका तकरीबन इस तरीके से आपको नजर आएगा. हालांकि मैं इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि व्हाट इज दिस एंड हाउ डज दीज थिंग्स आर हैपनिंग, कि कैसे ये हमारे पास अलग अलग न्यूरॉन्स, ये अलग अलग न्यूरॉन्स नहीं हैं, ये वही सेम न्यूरॉन है आपका और वही बस विथ न्यू इंफॉर्मेशन के साथ ट्रेन हो रहा है और इन दी एंड आपके पास कोई आउटपुट आ रहा है. दिस इज योर आउटपुट. फॉर एग्जांपल यहाँ तक तो समझ आ गया था. कल बेसिकली जहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे पास जो यहाँ पर इनपुट आ रहा है डिफरेंट, जैसे कि ये यहाँ पर हम कहते हैं T1, दिस इज योर T2 एंड दिस इज योर T3 एंड दिस इज योर T4. तो आपके पास डिफरेंट टैग्स, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ सेंटिमेंट एनालिसिस का. तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है is good. तो व्हाट इज द सेंटिमेंट ऑफ दिस सेंटेंस? पॉजिटिव सेंटेंस है. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर फूड की बात कर रहे हैं और फूड की तारीफ ही कर रहे हैं, मतलब फूड अच्छा था. So that means this is the sentiment of this complete sentence is positive, क्योंकि हम एक अच्छी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव बात कर रहे हैं. Now how does this complete information is been provided to the RNN? किस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा? For example, first input would be given to the RNN, that is D. इस तरीके से once एक रिपीटेशन के अंदर इसमें इसको ट्रेन किया, इस तरीके से फिर फूड प्रोवाइड किया जाएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, फिर आपके पास गुड प्रोवाइड किया जाएगा नेक्स्ट स्टेप. इस तरीके से आपके पास वैल्यू आती जाएगी. अब एक सवाल लास्ट टाइम भी आया था कि सर अगर यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा सेंटेंस कितना बड़ा है? तो यहाँ पे आपको पता करने की जरूरत नहीं है, तो लूप चल रहा है. जितने भी वर्ड्स होंगे उतनी बार वो चलेगा. जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ 4 बार चले, 2 बार चले, 3 बार चले. जितने वर्ड्स होंगे उतने टाइम वो बेसिकली डिफरेंट सिनेरियोज या फिर डिफरेंट इंफॉर्मेशन के साथ अपने आप को ट्रेन कर रहा होगा. प्रीवियस इंफॉर्मेशन विद नेक्स्ट डेटा, प्रीवियस इंफॉर्मेशन विद नेक्स्ट डेटा के साथ ट्रेन होगा. तो RNN इस तरीके से काम करता है. अब फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग दिस इज द अगेन यू कैन से न्यूरल नेटवर्क. जब आप न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं तो अगेन दिस इज अ न्यूरॉन. व्हेन वी टॉकिंग अबाउट न्यूरॉन, तो जब आप इसमें फॉरवर्ड प्रोपगेशन की बात करोगे तो फॉरवर्ड प्रोपगेशन में यहाँ पर आपके पास वेट की वैल्यूज भी होंगी, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और बायस की वैल्यूज भी ऐड होंगी. अब एक सवाल आता है कि सर आपने यहाँ पर W लिखा हुआ है, यहाँ पे वही लिखा कि W1, W2, W3, W4, मतलब these are not different weights, these are same weights. क्योंकि एक ही न्यूरॉन है, वंस ही चल रहा है तो उसके बाद एक ही वेट होगा, दैट सी बात है. तो मल्टीपल वेट्स नहीं है यहाँ पे, सिंगल वेट ही आ रहा है. बट इंफॉर्मेशन चेंज होगी, यानी इनपुट चेंज होगा. फर्स्ट विथ इनपुट, जो आपकी फर्स्ट इनपुट के साथ ट्रेन हुआ इज विथ सम इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट फेज के अंदर सेम इंफॉर्मेशन के साथ बट न्यू इनपुट के साथ वो ट्रेन होता है.
वेट्स एंड बायस आर द सेम। अब क्योंकि आपको पता है कि ये वैल्यू आपकी मूव फॉरवर्ड की जा रही है, यानी दिस वैल्यू यानी आउटपुट इज बीन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप, यानी इंफॉर्मेशन इज बीन मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेप, दैट मींस जाहिर सी बात है यहाँ पर भी कोई ना कोई वेट वैल्यू अप्लाई की जाएगी, उसके मजे कितने वेट वैल्यूज अप्लाई होगी। तो इसको भी हम कर देते हैं w डैश w डैश, और जो ये आउटपुट आपके पास आ रहा है ये हो गया आउटपुट 1, दिस इज आउटपुट 2, दिस इज आउटपुट 3 एंड दिस इज आउटपुट 4, या फिर आप इसको कह सकते हो मेन आउटपुट जो भी आपके पास सेम है ना। देखो मैंने क्या बताया, मैं सबसे शुरू से ये कह रहा हूँ, दीज आर नॉट डिफरेंट न्यूरॉन्स, एक ही न्यूरॉन है, वही तो रिपीट हो रहा है, आप इसको फोकस करो। ये रिपीट कर रहे हैं अपने आप को ही, बट विथ न्यू इनपुट, इंफॉर्मेशन अपग्रेड होती रह जा रही है, अपडेट हो रही है, जिसके अंदर सिर्फ इनपुट चेंज हो रहा है, न्यूरॉन तो वही घूम रहा है वापस अपने अंदर। हाँ, ये आप मल्टीपल बना सकते हो, ये जितने भी न्यूरॉन्स है इधर आप मल्टीपल न्यूरॉन्स बना सकते हो, लेकिन हर एक न्यूरॉन के अंदर इस तरीके से देखा जाए, मल्टीपल आरएनएस बनाओगे तो यू कैन क्रिएट इट, दीज आर लेयर्स, यू कैन क्रिएट आरएनएन लेयर, जितना मर्जी जितना बनानी है आप बना सकते हो। रिजल्ट बेहतर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, because remember neural network, whenever you are training the neural network with different epochs, आप multiple times उसे ट्रेन कर रहे होते हो, एक वक्त आता है विथ बेस्ट वेट्स, ठीक है, विथ बेस्ट वेट पैरामीटर्स आपके पास सबसे अच्छा रिजल्ट आ रहा होगा, नेक्स्ट इपॉक के अंदर आपके पास होगा खराब हो जाएगा रिजल्ट। सो यू कैन से दैट के वी कैन से कि मल्टीपल लेयर्स काम आती हैं और मल्टीपल लेयर्स आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती हैं, लेकिन अगेन इट इज यू कैन से चेक एंड अप्लाई वाला वो चल रहा है यहाँ पे, भाई आप अप्लाई करो और उसके बाद आप उसको ऑब्जर्व, अप्लाई एंड ऑब्जर्व का यहाँ पे क्राइटेरिया यूज किया जाता है कि पहले आप अप्लाई करें, अगर आपको लगता है रिजल्ट बेहतर आ रहा है तो वेरी गुड, नहीं आ रहा है क्योंकि हर डेटा के ऊपर ये अलग से ही काम करेगा, ठीक है। इसमें कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन इन नाउ वी हैव सम डिफरेंट, नहीं वेट्स एंड बायस अभी सेम का मकसद क्या, वेट्स कब चेंज होते हैं, वेट्स चेंज होते हैं ना, लेकिन कब चेंज होते हैं, नेक्स्ट इपॉक पे ट्रेन होता है, 100% डेटा ट्रेन हो गया सेम वेट्स होंगे, इपॉक चेंज दोबारा 100% डेटा ट्रेन होगा न्यू इपॉक्स के साथ, न्यू वेट्स के साथ, जब तक आपके पास रिजल्ट सही नहीं आता। अभी तो वेट्स यही रहेंगे, जाहिर सी बात है, वंस इट इज बीन ट्रेन्ड, सारा डेटा दे दिया, सारे डेटा से ट्रेन हो गया, अब नेक्स्ट इपॉक पर आए, अब वो वेट्स को अपग्रेड करेगा, अपडेट करेगा और फिर चलाएगा। यहाँ पर भी वेट अपडेट होता है, बैक प्रोपोगेशन क्या होगा उसमें वेट्स अपडेट होंगे, नहीं समझ आया, सिंपल सी कहानी, बहुत सिंपल। वेट्स अपडेट कब होते हैं, आप भले आरएनएन को छोड़ो, आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर ही आ जाओ, एएनएन पर ही आ जाओ, वेट्स अपडेट कब होते हैं, जब आप इपॉक्स की बात करते हैं ना, एक सिंगल इपॉक कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट इपॉक न्यू वेट्स के साथ होगा, अगला इपॉक न्यू वेट्स के साथ होगा। आपने देखा जब हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर रहे थे तो हमारे पास समरी आती है, समरी में लॉस भी आता है और एक्यूरेसी भी आती है। लॉस का मकसद क्या है, लॉस का मकसद ये तो है अगर लॉस मिनिमम है तो वेट्स को अपडेट नहीं करो, बस वहीं पर रोक दो, अगर लॉस बड़ा है वेट्स अपडेट करो, लॉस बेहतर हो रहा है वेरी गुड, वेट्स दोबारा अपडेट करो, फिर बेहतर हो रहा है वेरी गुड, दोबारा अपडेट करो, इन दी एंड आपके पास एक रिजल्ट आएगा जहां पर आपके पास सबसे अच्छे वेट्स होंगे। तो जहां पे आपके पास रिजल्ट सबसे अच्छा आ रहा है वही वेट्स आप यूज करने, हमने बार बार चेंज तो नहीं करते।
यहाँ पर भी अपडेट होंगे, कैसे होंगे वो आगे समझ में आ जाएगा। बैकवर्ड प्रोपगेशन। नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ basically RNN. There are some types of RNN here. Number one is 1 to 1 hour. मैंने ये आप लोगों को ऑलरेडी कहा था, करके थोड़ा सा पढ़कर आइएगा। 1 to 1 RNN का मतलब क्या होता है? 1 इनपुट 1 आउटपुट। ठीक है, मैं ड्रॉ कर लूं, मैं पूछ रहा हूँ। 1 to 1 का मतलब क्या है? सिंपली 1 इनपुट 1 आउटपुट। एक ही इनपुट जाएगा, एक ही आउटपुट आएगा। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो ये आपके पास एक इनपुट आएगा, ये एक आउटपुट आएगा। इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो किस तरीके से नजर आएगा कि जैसे कि आपके पास एक बार इनपुट आया, सम ऑपरेशन हैज बीन परफॉर्म, कोई भी आउटपुट निकला, जो भी निकला यहाँ से वो नेक्स्ट फेज में दोबारा चला गया। फिर उसके बाद जो भी आया वो नेक्स्ट फेज में चला गया। फिर उसके बाद जो भी आउटपुट आया वो नेक्स्ट फेज में चला गया, और इन दी एंड आपके पास सिंगल आउटपुट का रिटर्न कर दिया। दिस इज हाउ 1 to 1 RNN लुक्स। कैसे काम करता है? एक ही इनपुट आपने इसको प्रोवाइड किया है और एक ही इसने आउटपुट दिया है। नाउ व्हाट आर द यूजेज ऑफ 1 to 1? Image classification, very good. One image has been provided and one output has been taken. अगर हम टेक्स्ट के बेसिस पे करें तो 1 to 1 में अगर हम टेक्स्ट की बात करें, नहीं, word suggestion. If I say good, the suggestion will be morning. The input is 1 and output is 1 suggestion. देखो, आउटपुट तो सजेशन आपके पास एक ही आएगी, वो आपके पास मल्टीपल्स आ रही हैं, ठीक है, वो आप बात कर रहे हो एडवांस पे, उसमें हम आते हैं बाद में। पर एक सिंगल आउटपुट आपके पास आ जाएगा सजेशन। हाँ, कह तो सकते हैं मैनी टू मैनी, क्योंकि पूरा सीक्वेंस देखना पड़ेगा। वर्ड सजेशन में तो सीक्वेंस देखा जाए तो बेसिकली हमारे पास एक और कुछ और बता दें। एनीथिंग एल्स? स्पेलिंग करेक्शन। हाँ, नहीं, स्पेलिंग करेक्शन देखी जा सकती है। स्पेलिंग का सीक्वेंस ताल्लुक नहीं है। स्पेलिंग तो स्पेलिंग है, कोई भी वर्ड है स्पेलिंग सही है तो ठीक है, स्पेलिंग सही नहीं है तो गलत। नहीं, फिर वो तो ठीक है, लेकिन स्पेलिंग करेक्शन की बात कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है। आपने लिखा समथिंग तो उसने ऑटोमेटिकली करेक्ट कर दिया, दैट इज स्पेलिंग करेक्शन। तो उसमें आपके पास 1 to 1 आ सकता है कि भाई एक वर्ड लिखा, स्पेलिंग सही नहीं है, उसको ऑटोमेटिकली सही स्पेलिंग के साथ कन्वर्ट कर दिया आउटपुट में। तो भाई इसने बोलना क्या चाह रहा है, इसने स्पेलिंग पढ़ी, आउटपुट आ गया। तो ये भी एक है, बिल्कुल है 1 to 1 का, you can use it. So basically the most use you can say that important usage is image generation or image classification, where you see एक इमेज आपने प्रोवाइड की और एक आउटपुट आपके पास आ जाएगा कि हाँ ये किसकी इमेज है। इसके अलावा हमारे पास एक और है जिसको हम कहते हैं 1 to many। 1 to many का मतलब क्या होता है? 1 to many का मतलब है बेसिकली एक इनपुट बट मल्टीपल आउटपुट्स। नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई से कि हियर वी हैव, मैं इसको भी ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, एक इनपुट आ जाएगा, एक आउटपुट आपके पास। तो अगर हम थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं तो इनपुट हमारे पास एक ही है, लेकिन आउटपुट आपके पास मल्टीपल आ रहे हो। इसको इमेज डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है।
वर्ड्स सजेशन वाला इसमें आ सकता है, लेकिन अगेन अगर सीक्वेंस फॉलो नहीं करे तो आ सकता है। आपने कहा गुड, अब गुड के बाद मल्टीपल वर्ड्स आ सकते हैं तो उसने सारे बता दिया आपको, तो ठीक है। लेकिन अगर आप सीक्वेंस देख रहे हो कि पीछे से उससे बात कर रहा है फूड के बारे में, तो गुड के बाद फूड आना चाहिए। गुड नहीं आया, गुड के बाद मॉर्निंग नहीं आएगा, तो उस वक्त फिर आपको सीक्वेंस देखने के लिए मल्टीपल्स देखने पड़ते हैं। So here you can see that when we are talking about one to many, what it be? It could be words to meaning. आपने वर्ड प्रोवाइड किया, इसने उसको आपको मीनिंग्स निकाल के दिए। Now these are some values जो आप निकाल सकते, यूज कर सकते हो। आपने वर्ड दिया, that was single input, आउटपुट में आपके पास कंप्लीट मीनिंग आया, that is a sentence। सिनोनिम्स भी आप निकाल सकते हो कि वर्ड्स एंड सिनोनिम्स भी आप निकाल सकते हो कि भाई आपने एक वर्ड दिया, अब उसके सारे सिनोनिम्स ही आपको निकाल के दे रहा है, मल्टीपल सिनोनिम्स दे रहा है। मैनी में फॉलो सेंटेंस इज अ मैनी, क्योंकि हमारे लिए तो वो आउटपुट वन ही है। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप आरएनएन का रियल शेप देखो तो यही है ना, एक इनपुट किया एक आउटपुट आया, दैट्स इट। बट आप यहाँ पे जो कह रहे हो वन टू वन, वन टू मैनी, दैट इज बेसिकली अगर आप इसे अनफोल्ड कर दो देन यू विल सी दैट एक ही टेक्स्ट यानी वन वर्ड इज बीन प्रोवाइडेड एंड मल्टीपल वर्ड्स आर गेटिंग एज आउटपुट। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और टाइप है जिसका नाम है मैनी टू मैनी। यहाँ सर हाँ सॉरी मैनी टू वन पे आ जाते हैं, मैनी टू मैनी के बाद मैनी टू वन किस तरीके से नजर आता है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो मैं इसकी तरह यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ तो किस तरीके से नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव मैनी इनपुट्स but only one output. The most you can say related example is sentiment analysis, in which you provide a complete sentence and get the sentiment as an output that would be a true or false value, यानी positive or negative value. इमेज पे तो नहीं होगा, ईमेल्स पे हाँ, स्पैम नॉन स्पैम जो आता है वो आपका मैनी टू वन में आता है, जिसमें आप पूरी ईमेल देते हो तो उसके ना मल्टीपल वर्ड्स इन दी एंड बताते हो कि या तो ये स्पैम है या तो ये स्पैम नहीं है। बेसिकली जहां पर आपके पास मल्टीपल इनपुट्स आ रहे हैं और एक सिंगल आउटपुट आ रहा है, दैट इज बेसिकली नॉन एज मैनी टू वन, in which you can say that fraud, non-fraud, you have spam, non-spam, you have sentiments analysis inside the text, label about, जीमेल में ऑप्शन होता है लेबल्स का होता है नहीं, कैटेगरी क्लासिफिकेशन, रिकमेंडेशन सिस्टम। हाँ रिकमेंड कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ तो ठीक है, ये तो किया जा सकता है, लेकिन रिकमेंडेशन अबाउट व्हाट? आप एलिजिबल हैं या नहीं है? हाँ तो ठीक है, तो एलिजिबिलिटी चेक तो कर सकते हो आप इसमें मैनी टू वन पर, क्या आपकी मैनी सारी बहुत सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगर वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं आपकी तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप नहीं है, तो एलिजिबिलिटी चेक आप कह सकते हो इसको। लेकिन रिकमेंडेशन क्या? हाँ, क्योंकि रिकमेंडेशन में मल्टीपल चीज़ें आती है। रिकमेंडेशन में कभी कभार ये कि ठीक है मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ तो वो तो चलो आ जाएगा, बट रिकमेंडेशन में फिर हम वर्ड्स भी रिकमेंड करते हैं, इसके मल्टीपल वर्ड्स भी होते हैं, तो आप डिपेंड करता है आप क्या कहना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं अगेन दैट इज कॉल्ड मैनी टू मैनी। और मैनी टू मैनी के अंदर हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी, आई होप आप लोग सारे निकल आए हो। द मैनी इनपुट्स विद मैनी आउटपुट्स।
अलाइन। बेसिकली वो तो ठीक है आपकी बात, मतलब मैं सिंपली एक सिंपल तौर पे बताना चाह रहा हूँ आपको। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट मैनी टू मैनी वी हैव सम यू कैन से यूसेज, जिसमें आपके पास ट्रांसलेशन भी आता है, जिसमें आपके पास पार्ट ऑफ स्पीच चेक करना है, अगर आपने सीक्वेंस चेक करना है तो वो भी आता है, क्वेश्चन आंसरिंग बॉट भी आता है आपके पास, चैट बॉट भी आता है आपके पास। सो दीज आर सम डिफरेंट यूजेज ऑफ many to many RNN, and right now world is evolving on these types of usage, क्योंकि आप देख रहे हो चैटबॉट के ऊपर काम चल रहा है, आप देख रहे हो डिफरेंट मॉडल्स बन रहे हैं जो आपको क्वेश्चंस एंड आंसर्स में हेल्प कर रहे होते हैं, या फिर आपके पास कोई आउटपुट आ रहा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट इनपुट्स। सो वी आर यूजिंग मैनी टू मैनी। अब इसके अंदर हमारे पास दो तरीके के मैनी टू मैनी यू कैन से RNNs होते हैं, जिसमें वन इज अलाइंड एंड वन इज नॉन अलाइंड। अब जो अलाइंड है उसका मतलब क्या होता है, सीक्वेंस को फॉलो करना, वट एवर द सीक्वेंस इज। नॉन अलाइंड में देयर इज नो सीक्वेंस। व्हाई? बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट, फॉर एग्जांपल ट्रांसलेशन पर आ जाओ। इफ आई हैव रिटन समथिंग इनसाइड इन इंग्लिश लैंग्वेज, आपने इंग्लिश में कुछ लिखा, उसका सीक्वेंस अलग है, यू नीड टू ट्रांसलेट इट इनटू उर्दू, उर्दू का सीक्वेंस अलग है। अगर आप सीक्वेंसली ट्रांसलेट करते जाओगे, यानी वैल्यूज को चेंज करते जाओगे, तो यू विल नेवर क्रिएट अ उर्दू सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल आपने दिस इज अ गुड फूड, अब इसको आप चेंज करो, ये है अच्छा खाना, ये बन रहा है? कोई नहीं बन रहा। अगर हम देखें तो ये अच्छा खाना है या फिर खाना बहुत अच्छा है, सो यू कैन चेंज इट बट द सीक्वेंस कुड बी चेंज। सेम सीक्वेंस के ऊपर हम उसको ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। आप दो डिफरेंट लैंग्वेजेस का ट्रांसलेशन करते हो, लेकिन वो सेम सीक्वेंस के ऊपर अगर आप ट्रांसलेशन करोगे तो कभी भी वो ट्रांसलेशन सही से होगी ही नहीं। अगर हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करें तो विल नेवर फॉर्म द नेक्स्ट लैंग्वेज, क्योंकि वहां पर सीक्वेंस चेंज होता है। जिस तरह इंग्लिश में यूज कर रहे हैं तो वहाँ सीक्वेंस अलग है, जिस तरह आप उर्दू में यूज करोगे तो उर्दू का ग्रामर हमारे पास अलग है। तो दोनों में चीज़ें हमारे पास अलग अलग काम करती हैं। इस तरीके से अब आगे चलते हैं। नाउ बेसिकली वी आर गोइंग टू सी हाउ डज दिस RNN वर्क्स एज अ फॉरवर्ड प्रोपगेशन। तो फॉरवर्ड प्रोपगेशन के अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एग्जांपल तैयार करता हूँ, वो सेंटीमेंट एनालिसिस का ही एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे ना, क्योंकि इसमें आउटपुट आपके पास एक ही आएगा, मल्टीपल नहीं होगा, तो फिर वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ सेंटीमेंट एनालिसिस, मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है एक मॉडल जो सेंटीमेंट एनालिसिस पे काम कर रहा होगा, यानी एक RNN बनाना है जो सेंटीमेंट एनालिसिस पे करना है। What we need to do, for example, I have expanded my RNN here, and here you can see that हमारे पास यहाँ पर एक इनपुट आ रहा है आपके पास, और आपके पास यहाँ से जो भी आउटपुट आता है वो नेक्स्ट वैल्यू चला जाता है विद नेक्स्ट इनपुट। इस तरीके से इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है। दूसरी दफा नेक्स्ट पेज में आया विद नेक्स्ट इनपुट, इस तरीके से ये चलता जाएगा अनटिल आपके पास सारे टेक्स्ट खत्म नहीं हो जाते out. So basically what we see is multiple inputs with single output, that is called sentiment analysis। और अगर हम इसमें RNN का टाइप देखें तो दिस इज many to one सिंपल। अगर आप यहाँ पर वेट्स प्रोवाइड कर रहे हो तो बेसिकली सॉरी कोई भी यहाँ पर इनपुट दे रहे हो तो इसको हम कह सकते हैं ये x1 हो गया आपका, ये x2 हो गया आपका, ये x3 हो गया आपका, ये x4 हो गया, और ये आपके पास x5 हो गया। और आप इसी x को आप t के साथ भी डिनोट कर सकते हो, जैसे t1 you have t2 you have t3 you have t4 और you have t5। ठीक है, just text you can say।
समथिंग इज गेटिंग एज एन इनपुट टू द न्यूरॉन, दैट मीन्स जब आप कोई भी वैल्यू इनपुट न्यूरॉन को प्रोवाइड करते हो एट दैट टाइम आप इसकी इंपॉर्टेंस को मेजर करने की कोशिश करते हो। बिकॉज अगर आप सेंटीमेंट एनालिसिस भी निकालें, इफ आई से कंप्लीट सेंटेंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट उस सेंटेंस के अंदर कुछ हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मुझे सेंटीमेंट फाइंड करना है तो सम वर्ड्स आर देयर जो नेगेटिव सेंस बना रहे होते हैं, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरी इस सेंटेंस का जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव जा रहा है। अब कुछ वर्ड्स हैं जो पॉजिटिव सेंस बना रहे होते हैं, तो उस वक्त बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जो सेंटीमेंट होगा वो पॉजिटिव शो होगा। ये वर्ड्स हमें फाइंड आउट करने होते हैं। तो इन वर्ड्स की इंपॉर्टेंस बनाने के लिए हम यूज करते हैं वेट पैरामीटर्स। तो हम यहाँ पर वही वेट भी करते हैं। अब सम आउटपुट यानी कोई एक इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है विद फर्स्ट फेज, क्योंकि हमें पता है आरएनएन क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है जब तक पूरा सेंटेंस पूरा नहीं हो जाता। ऐसा ही है। तो जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन यहाँ से जनरेट होती है, यानी इस पोजीशन से आपके पास फर्स्ट टाइम यानी फर्स्ट फेज से जो आपके पास आप इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, दिस इज कॉल्ड आउटपुट 1। And this output 1 is also provided as an input towards the next phase। ऐसा ही है ना, यही इंफॉर्मेशन आपकी दूसरे फेज के लिए एज ए इनपुट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसको भी हम यहाँ पर अगर ये यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वेट पैरामीटर होगा, which is called W dash। Now here you can see when we have x यानी आपका t1 आपने एज इनपुट प्रोवाइड किया, उसके साथ आपने वेट्स पैरामीटर लगाए, आपने जो आउटपुट पिछले फेज से लिया और नेक्स्ट फेज को प्रोवाइड किया, विद दैट आल्सो आपने एक वेट पैरामीटर यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। साथ में आप इसके अंदर बायस की वैल्यू भी अगर ऐड करते हो। सिंपल। अब यहाँ पर अगर आप फॉरवर्ड प्रोपगेशन की बात करते हो तो फॉरवर्ड प्रोपगेशन के अंदर हमें अच्छा एक और चीज है, रिमेंबर वन थिंग, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि भाई यहाँ पर जो आपके पास आउटपुट आ रहा होगा, दिस इज कॉल्ड आउटपुट ना, जो ये आपको ऊपर आया है, दिस इज योर आउटपुट। आउटपुट आप कह सकते हैं दिस इज योर वाई हैट, ऐसा ही है। क्योंकि हम इसके बाद बैकवर्ड प्रोपगेशन भी देखेंगे कि बैकवर्ड प्रोपगेशन कैसे काम करेगा। वाई हैट का मतलब क्या है, जो आउटपुट इससे रिटर्न में दिया वो आपके पास वाई हैट आएगा, लेकिन ये आउटपुट आएगा कहां से, आपके वही एक्टिवेशन फंक्शन के साथ। सब चीजें सेम है, कोई चेंज नहीं हो रहा। एक्टिवेशन फंक्शन कौन कौन से आया हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, सेंटीमेंट एनालिसिस की, तो यहाँ पर आपका एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा यूज होगा, वैल्यू क्यों होगा, नेगेटिव वैल्यू आ सकती है क्या, माइनस में सिग्मॉइड टू दो ही क्लासिफिकेशन है, या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, बस दो ही तो क्लासिफिकेशन है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए आप यूज कर सकते हो किसको, सिग्मॉइड। अगर मल्टीपल क्लासिफिकेशन होती तो आप क्या यूज करते, सॉफ्टमैक्स। अब सॉफ्टमैक्स अगर हमें यूज करना है तो वो होगा फॉर मल्टी क्लास के लिए, और ये होगा आपका बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए। दैट्स इट। मल्टी क्लासिफिकेशन के लिए आप सॉफ्टमैक्स यूज करना चाहो तो सॉफ्टमैक्स यूज कर सकते हो, बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए आपके लिए सिग्मॉइड। वही सेम स्टेप्स हमें यूज करें जिस तरीके से आपने यूज किए थे किसके अंदर, ऑब्जेक्ट आपके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यानी एएनएन के अंदर। सिंपली हमने क्या करना था, आपको ऑलरेडी पता है न्यूरॉन के अंदर कितने स्टेप्स होते हैं, देयर आर 2 स्टेप्स। नंबर 1 स्टेप में क्या होता है, वेट्स मल्टीप्लाई बायस ऐड होते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता है, एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होता है। यही है, इसके अलावा तो कोई और चीज नहीं। ऐसा ही है ना, तो यहाँ पर भी वही होगा। अब एक सवाल है सर, तो क्या हर फेज में अप्लाई होगा, नहीं हर फेज में अप्लाई नहीं होगा। हर फेज में वेट्स मल्टीप्लाई होंगे, बायस ऐड जरूर होंगी, एक्टिवेशन फंक्शन आपका इन द एंड ही अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है क्योंकि आपके पास आउटपुट प्रोवाइड करना होगा, जनरेट करना होगा। सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज टू क्रिएट
द फंक्शन हियर कि ये जो आउटपुट आपके पास जनरेट होता है, यानी ये जो फर्स्ट आउटपुट आपके पास यहाँ पर जनरेट हो रहा है O1, हाउ डज दिस आउटपुट इज बेसिकली जनरेटेड, दैट इज you can see that O1 is equal to function of आपका x, अच्छा ये भी याद रखें, ये 1 1 है, ये 1 2 है, ये 1 3 है, ये 1 4 है, ठीक है। x11 मल्टीप्लाई बाय वेट्स एंड बायस की वैल्यू प्लस हो जाएगी। ये सेम फंक्शन है जो आप यूज करते थे उस वक्त आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर भी यही था, वेट्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, बायस की वैल्यूज ऐड हो रही है, दैट्स इट, सेम फंक्शन। फंक्शन का मतलब एक्टिवेशन फंक्शन इज बेसिकली अप्लाइड ऑन दैट वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगी उसी के ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई किया जाएगा और इन दी एंड आपके पास आउटपुट जनरेट हो जाएगा। अब यही सेम चीज ये तो हो गया आउटपुट 1 के लिए। व्हाट इज आउटपुट 2? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आउटपुट 2 का मतलब क्या होता है कि जो प्रीवियस आउटपुट विथ नेक्स्ट इनपुट दोनों के साथ ट्रेन हो रहा है, क्योंकि हमें सीक्वेंस मेजर करना है, सीक्वेंस को देखना है, तो इसलिए आउटपुट भी चाहिए, नया नेक्स्ट वर्ड भी चाहिए, भाई प्रीवियसली क्या आया और अभी क्या आ रहा है, दोनों चीजें आपको चाहिए। तो बेसिकली अब यहां पर होगा कैसे, यू विल ऐड बोथ इंफॉर्मेशन। कैसे कि अगर मैं यहां पर, ये तो आ गया यहाँ पे आउटपुट आपके पास, सिंगल आउटपुट, फर्स्ट आउटपुट आपको यहां से मिल गया इस जगह, ठीक है। नेक्स्ट आउटपुट की तरफ आते हैं। नाउ द सेकंड आउटपुट इज बेसिकली बेस्ड ऑन x12 एंड आपका O1 के साथ, ठीक है। O1 जो है वो जब यहां पर इनपुट आ रहा है तो उसके साथ वेट कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है, बैक डैश मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बेसिकली यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम O2 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका फंक्शन ऑफ x12 multiplied by w plus O1 multiplied by w dash plus by. Now this is how the next output has been generated, जिसमें previous information भी है और next input भी आ रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इन दी एंड जो आपका आउटपुट आएगा, मैंने इसीलिए तो आपको कहा इसमें कोई नंबर नहीं है हमारे पास कि कितने टाइम चलेगा, जितने भी सेंटेंस में वर्ड है उतनी दफा इसके चलने हैं, अनलिमिटेड है, इट्स अप टू यू। इफ नहीं, आउटपुट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, आउटपुट तो सिंगल वैल्यू आ रही है ना, आउटपुट तो सिंगल आ रही है, ट्रू या फॉल्स। इनपुट की बात सर, ये कितनी बार मुझे यहाँ पे आउटपुट्स निकालने हैं, वो तो डिपेंड करता है सेंटेंस के अंदर टेक्स्ट कितना है। कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम स्किप आउट करते हैं, उसको हम निकाल देते हैं, लेकिन अगेन इट डिपेंड्स ऑन द वर्ड्स कि कितने वर्ड्स हैं आपको सेंटेंस के अंदर, तो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, ठीक है। सीक्वेंस तभी मेजर किया जाएगा। O4 की बात करें तो वही आपका हो जाएगा x14 मल्टीप्लाई बाय वेट प्लस O3 मल्टीप्लाई बाय w डैश, इस तरीके से आपके पास इन दी एंड y the output आ जाए। Now this is how the forward propagation works. As I already told you, RNN is not that much, you can say, एडवांस भी छोड़ें, इतना काम का नहीं है कि वो इस तरह के सेंटेंसेस को फाइंड आउट करते। इवन सिंपल सेंटेंसेस में भी मसला करता है, बहुत सिंपल। इफ आई से टुडे वी आर नॉट फीलिंग वेल बट द वेदर इज ग्रेट, आउटस्टैंडिंग टुडे, ठीक है। अब उसने आखिरी में देखा आउटस्टैंडिंग बोलेगा, भाई द कंप्लीट सेंटेंस जो है वो सिनेरियो उसका पॉजिटिव है। हालांकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरी तबीयत खराब है,
तो सेंटेंस यहाँ पे मिक्स चल रहा है, पैकेज करवा ले, नहीं आ रही। वर्क्स तो फॉरवर्ड प्रोपगेशन में हमने देखा कि हमारे पास कैसे वेट्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और किस तरह से हमारे पास एक कंप्लीट आउटपुट जनरेट होता है, एक फाइनल आउटपुट यानी आपका वाई हैट जनरेट किया जाता है। जिस तरीके से आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर काम करते हो उसके अंदर हमारे पास एक और वे होता है, इसको हम कहते हैं बैक प्रोपगेशन, व्हिच इज बेसिकली यूज्ड टू अपडेट दीज वेट पैरामीटर्स। ये जो आपके पास वेट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, एक सवाल मेरे पास आया था जिसमें मैं कहा था कि सर ये वेट्स सेम है तो आउटपुट चेंज नहीं होगा। जाहिर सी बात है आउटपुट चेंज नहीं होगा, लेकिन हमें इन वेट्स को अपडेट करना होता है। जब आपने कंप्लीट सेंटेंस जनरेट कर दिया यानी आपने क्रिएट और ट्रेन कर लिया, इन द एंड यू हैव द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, या फिर आप कह सकते हो क्लासिफिकेशन में आपके बाइनरी क्लासिफिकेशन में एक आउटपुट आपके पास आ चुका है, जनरेट हो गया। नाउ दिस आउटपुट इज अगेन, इसी आउटपुट को हम बेसिकली चेक करते हैं फॉर दी बैक प्रोपगेशन। और चेक कैसे किया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से हमारे पास यहाँ पर एक आउटपुट आ रहा है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो वाई हैट है ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज लॉस फंक्शन। रिमेंबर लॉस ऑफ वाई माइनस वाई, वाई माइनस वाई हैट का आपने लॉस निकाला, आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी कि भाई वेदर द लॉस अगर आपके पास 0 से करीब होगा यानी मिनिमम लॉस होगा, इसका मतलब आपका मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ यू कैन से लॉस, आपके पास कोई ना कोई एरर जनरेट हो रहा है, तो इस एरर को आपने जाहिर सी बात है रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं हमारे ऑप्टिमाइजर्स। रिमेंबर मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ाया था जिसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्टिमाइजर्स थे, जैसे कि आपका एडम ऑप्टिमाइजर हो गया, ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर हो गए, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट ऑप्टिमाइजर्स हो गए। उसके अलावा आपके पास पार्टिकल स्वॉर्म ऑप्टिमाइजर्स है, यू हैव GW है, यू हैव आंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजर, डिफरेंट ऑप्टिमाइजर्स आर देयर। अगर हम ग्रेडियंट की बात करें तो रिमेंबर जब आप RNN की बात करते हैं, इन दैट वी हैव अ वे टू यू कैन से रिड्यूस द एरर रेट ऑफ एनी आउटपुट। किसी भी एरर को रिड्यूस करने के लिए हम अगर ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करते हैं फॉर एग्जांपल, तो एट दैट टाइम वी हैव अ फार्मूला जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन फार्मूला। This optimization formula is basically used to identify or you can say to change the weight parameters on the basis of its performance. For example, कैसे हमने इसको चेंज करना है, बहुत सिंपल है। अगर हम यहाँ पे निकालते हैं we have, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमें चेंज करने हैं, देखा जाए या इसको मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूँ तो और भी इसी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो एक प्रोडक्ट है, मैं इसको ड्रॉ कर एंड दिस इज योर आउटपुट, या फिर आप इसको कह सकते हो वाई हैट। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ दिस इज योर x11, दिस इज योर x12, दिस इज योर x13, दिस इज योर x14। और इसी तरीके से अगर हम इसके अंदर वेट्स ही लिख, ये हो जाएगा आपका w, w एंड यहाँ से आपके पास आउटपुट 1, output 2, output 3 and this is the output 4, या फिर आप इसको कह सकते हो y है, क्योंकि अगर ये यहाँ से आउटपुट भी इंफॉर्मेशन इसके पास जा रही है तो यहाँ पर भी कोई ना कोई वेट पैरामीटर होगा, जैसे कि हो गया आपका w डैश, w डैश। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसमें कोई भी सवाल हो तो आप समझ आ गया, वही सेम मैंने ऊपर ड्रॉ किया वैसे यहाँ पे ड्रॉ किया।
अब मुझे अपडेट कैसे करना है, मैं इसमें से अपडेट कैसे निकाल सकता हूँ? सबसे पहले मैंने चेक करूंगा हमारा लास्ट फंक्शन ऑफ y, यानी एक्चुअल y माइनस प्रिडिक्टेड y। सिंपल। अगर लॉस ज्यादा आ रहा है, यू नीड टू रिड्यूस इट। अपडेट रिड्यूस करने के लिए आपको वेट पैरामीटर्स को अपडेट करना होता है, और वेट पैरामीटर को अपडेट करने के लिए आप यूज करते हो ऑप्टिमाइजेशन। हाउ वी कैन अपडेट द वेट्स हियर, तो मैं जरा यहाँ पर लिख देता हूँ वेट अपडेशन फॉर्मूला, ताकि आपको इजीली याद रह जाएगा। बहुत सिंपल है। W डैश, अगर फॉर एग्जांपल आपको W डैश को चेंज करना है, W डैश न्यू इक्वल्स टू W डैश ओल्ड माइनस विथ सम लर्निंग रेट, और लर्निंग रेट में निकालते हैं यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ लॉस डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ W डैश ओल्ड। हाँ, एन का है लर्निंग रेट है। ओके, बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला। बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिंपली हमने क्या, डब्ल्यू डैश न्यू का मतलब क्या है? न्यू वेट जो आपने आइडेंटिफाई, मतलब बनाना है, ठीक है, उसका फॉर्मूला। डब्ल्यू डैश ओल्ड का मतलब पुराना वेट जो भी था उसके बाद, माइनस सम लर्निंग रेट। लर्निंग रेट, यू रिमेंबर लर्निंग रेट किस लिए यूज करते हैं हम? इमेजिन द ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर आप क्या करते थे? लर्निंग रेट को क्यों यूज करते थे? ताकि अगर आप फॉर एग्जांपल अपडेट कर रहे हो किसी भी पैरामीटर को, तो होता क्या था, ऑटोमेटिकली हमारा जो आउटपुट है वो ग्लोबल मिनिमा की तरफ मूव करता है। जहां पर हम ग्लोबल मिनिमा पे पहुंच गए, इसका मतलब वहां पर हमारे पास मिनिमम लॉस वैल्यूज होंगी। तो मिनिमम लॉस होगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास रिजल्ट सबसे अच्छे आ जाएंगे। उससे ज्यादा जाएंगे तो फिर वापस से हम और ग्लोबल मिनिमा से दूर जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप वो एक लर्निंग रेट डिसाइड करते हो, इट्स अप टू यू। यू डू नॉट नीड टू डिसाइड वेट्स, यू डू नॉट नीड टू फाइंड आउट इनिशियल वेट्स, क्योंकि ये रैंडम वैल्यूज होती हैं, कोई भी वैल्यू इसमें रख सकते हो आप सारे वेट्स को 1000 की वैल्यू भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, क्योंकि उसने बाद में अपडेट ही होना। कम होगी या ज्यादा होगी, इट ऑटोमेटिकली होगी, आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आपने कोई चीज नहीं बतानी सिवाय लर्निंग रेट आपने बताना है यहाँ पे कि लर्निंग रेट क्या होगा। अब फॉर एग्जांपल लर्निंग रेट मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ट्राई टू यूज मिनिमल नॉट मिनिमम, ठीक है। मिनिमल लर्निंग रेट आप यूज किया करें, बहुत ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा भी होना चाहिए। जितना बड़ा होगा आप ग्लोबल मिनिमा की तरफ नहीं पहुंच पाओगे, रिजल्ट्स बेहतर नहीं होंगे, ठीक है। तो बेसिकली व्हेन वी टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पर हमारे पास सिंपली क्या है, W न्यू का मतलब न्यू वेट, W ओल्ड का मतलब पुराना वेट। लर्निंग रेट आपने ऑटोमेटिकली खुद से प्रोवाइड करना है। डेरिवेटिव निकाल रहे हो आप लॉस का, एंड डेरिवेटिव ऑफ W ओल्ड, दैट्स इट। अगर देखा जाए ना, डेरिवेटिव ऑफ वर्ड्स तो नहीं है सर, सिंपल सर। अच्छा मैं सिंपल ही ऐसे लिख देता हूँ, आप देखो सिंपली डी लिख देता हूँ, चलो सिंपली डी में समझ जाओ। एल, एल फॉर लॉस, डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू ओ, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज हाउ, दिस इज द फॉर्मूला टू अपडेट द वेट पैरामीटर। अब यहाँ पर आप एक चीज देखें, ये जो सबसे पहली चीज, हमें ये सब चीज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होगी। डब्ल्यू ओल्ड आपके पास अवेलेबल है, लर्निंग रेट आपके पास अवेलेबल है। हमें क्या ढूंढना है? हमें फाइंड करना है सिर्फ और सिर्फ ये चीज, ऐसा ही है। हमें सिर्फ ये चीज फाइंड आउट करनी है, क्योंकि डब्ल्यू ओल्ड आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है।
लर्निंग रेट आपने खुद डिसाइड किया, ऑलरेडी अवेलेबल है। मल्टीप्लाई आपने वहां पे लर्निंग रेट क्यों करना है, वहां पर आपने उसको सब्ट्रैक्ट करना है, दैट्स इट। व्हाट अबाउट दिस, ये कहां से मिलेगा, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड स्लोप इन ग्रेडियंट डिसेंट। दिस इज द स्लोप, ठीक है। इसी से हमें पता चलेगा कि हम ग्लोबल मिनिमा की तरफ जा रहे हैं पॉजिटिवली और नॉट। तो यही हमारे काम का है। तो इसको अगर आप फाइंड करेंगे तो इसको फाइंड करने का तरीका क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू। दिस इज हाउ यू कैन एक्सपेंड दिस, व्हिच इज डेरिवेटिव ऑफ लॉस डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ w डैश, यानी ओल्ड आप समझ लो, ठीक है, व्हिच इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ लॉस डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ y हैट मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ y hat divided by derivative of w। सिंपल, ये दो फॉर्मूलाज आपने याद रखना। अब फॉर एग्जांपल यहां पर ये कैसे निकाला मैंने, ये चीज कैसे निकाली है, ये सब अगर ये समझ में आ गया आपको तो आपको पूरा फॉर्मूला समझ में आ जाए किस तरीके से बैकवर्ड प्रोपगेशन परफॉर्म की जाती है। रिमेंबर, आपको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले आपको ये पैरामीटर यानी इस वेट को अपडेट करना है। इफ आई से मुझे इस वेट को अपडेट करना, ठीक है, या एक काम करता हूं, अब ये जो वेट है दिस इज एसोसिएटेड, क्योंकि देखो एक चीज आपने यहां से लॉस फाइंड किया, ये लॉस किसके ऊपर एसोसिएट कर रहा है, ये वेट आपका डायरेक्टली एसोसिएट कर रहा होता है आपके इस लॉस पर। क्यों? क्योंकि आप देखो अगर आप वेट्स की अपडेट की बात करोगे तो ये किसके ऊपर बेस कर रहा है, आपके आउटपुट के ऊपर, क्योंकि इसी के बेसिस पर आउटपुट आ रहा है ना आपका। अगर आप इस W की भी बात करो तो ये भी डायरेक्टली किसके ऊपर फोकस कर रहा है, क्योंकि हमें जो आउटपुट मिला है उसी के आउटपुट के ऊपर हमें इसको चेक करना है। तो आप सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ लॉस डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ W है जिसके ऊपर ये एसोसिएटेड है, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ W हैट y हैट डिवाइडेड बाय ओल्ड W जिसको आप चेंज करना चाहते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसमें और आगे जाता हूं, मैं चाह रहा हूं चलो ठीक है, ये तो चलो ठीक है, आपने कहा सर ये डायरेक्टली इसके साथ एसोसिएट है तो आपने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके वो डेरिवेटिव निकाल लिया, वेरी गुड। व्हाट अबाउट दिस W, चेन ऑफ एसोसिएशन यहां पे क्रिएट होती है। व्हाट अबाउट दिस W, अगर मुझे इसको निकालना हो, या चलो इसको भी छोड़ो, मुझे अगर इसकी बात करनी है, नाउ व्हाट, ये जो W आपके पास आ रहा है ये किसके ऊपर एसोसिएट हो रहा है या किसके साथ कनेक्टेड है या किसके साथ एसोसिएशन बना रहा है, विथ, इफ आई से 13 क्या नहीं, ये जो W है ये किसके साथ एसोसिएशन बनाता है, आपके आउटपुट निकाला ना उसके साथ एसोसिएटेड है, आउटपुट 3 के साथ। तो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट, तो यहाँ पर अगर मुझे कोई फॉर्मूला बनाना है, मुझे इस W को अपडेट करना है, तो मैं कैसे बनाऊं, बताएं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसके साथ बनाना है, ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, जो किस तरीके से काम होता है। आप ये देखें व्हाट इट सेज कि अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हो, दिस इज अपडेटेड विद, इट इज एसोसिएटेड विद द O3 एंड O3 इज एसोसिएटेड विद द, ठीक है। तो अगर आप इस पे हल करोगे तो किस तरीके से हो जाएगा, एक और ऑप्शन आ जाएगा इसके लिए, मैं इसको दोबारा से बना देता हूं यहाँ पर, लेट मी सी, आगे समझ आ जाए आप लोगों को। फॉर एग्जांपल आई नीड टू चेंज डेरिवेटिव ऑफ लॉस y by w and I need to take derivative of loss, derivative of y hat multiply by derivative of y hat divide derivative of O3 multiply by derivative of O3 divided by derivative of W. So this is called
चेन क्लासिफिकेशन, हाँ ओल्ड हो, जिसको ओल्ड कर दो या तो फिर पहले आप ऐसे भी लिख सकते हो ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं थोड़ा सा इसको जरा पॉइंटर करके भी आप लोगों को समझाता हूँ। इफ आई नीड टू अपडेट this W, according to this formula, yeah, according to this chain rule, what would be the formula for updating this W? क्या होना चाहिए? अब देख लो पहले इसमें, ये आपका जो W है ये एसोसिएशन बना रहा है किसके साथ? O2 के साथ। O2 जा रहा है किसके पास? O3 के साथ। O3 जा रहा है किसके पास? O4 या फिर आपका Y हेड के साथ। ठीक है, तो अगर हम यही चेन रूल बनाते हैं तो इसके हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए? डेरिवेटिव ऑफ लास्ट डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ Y हेड मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ Y हेड डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ O2 या O3? भाई O2 O3 पे आएगा, O3 इधर जाएगा ना। ये जो इंफॉर्मेशन है यहां जाके तो मिक्स हो गई ना, डायरेक्टली आउटपुट कर ही नहीं रही, बिलोंग ही नहीं कर रही, इसका ताल्लुक ही नहीं डायरेक्ट आउटपुट से। ठीक है, तो ये यहां पर जाके मिक्स हो गया ना, तो ये इसका एसोसिएशन इसके साथ बन रही होगी O3 के साथ, तो ये हो जाएगा O3, इसी तरीके से मल्टीप्लाई बाय आपका डेरिवेटिव ऑफ O3 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ O2, अब डेरिवेटिव ऑफ O2 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ W। इस तरीके से आपका चेन रूल ऑफ एसोसिएशन बनता जाएगा जैसे जैसे आपको जितने भी वेट्स बनाने हैं उसको अपडेट करते हैं। दिस इज द बैकवर्ड प्रोपगेशन ऑफ यू कैन से RNN, सिंपल इंस्टीट्यूशन। इसको मैं और कॉम्प्लेक्स बना सकता हूँ, और अगर आप इसको और डीपली पढ़ोगे तो आपको इसमें और चीजें भी नजर आएंगी जो फर्दर यूज होंगी इनसाइड LSTM, तो फिर हम वहीं पर ही पढ़ेंगे उसको। ठीक है, इसमें कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। बहुत सिंपल है, मैथ्स रिमेंबर नहीं करना, बस एक चीज याद है, समझना क्या है कि यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं, अब मुझे एक बात बताओ, मैं इसको हटा रहा हूँ। अ क्वेश्चन अराइव्स, वेयर इज द यूज ऑफ ऑप्टिमाइजर?